मित्रों नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह आज आपके बीच में पुनः बाबा देवरावा की तपोभूमि जो देवनगरी देवरिया के नाम से जानी जाती है 2 अक्टूबर की घटी घटना को लेकर पुनः आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं। 2 अक्टूबर को घटी घटना में आपसी विवाद में जो ज़मीनी विवाद कहा जा रहा है, 6 लोगों को अपनी जानों को देना पड़ा। इस घटना के बाद जैसा कि भय था, अब उसी दिशा में चल चुका है। प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल अपनी चुनावी इच्छा को पूर्ति करने के लिए देवरिया जनपद की घटी घटना को अपने अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। सभी लोग शोक संतप्त परिवार के पास शोक संवेदना के नाम पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जा तो बाकी लोग अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में एक असहजता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिला प्रशासन देवरिया को बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी शक्ति के साथ, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विरोधी पक्ष का व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को लहड़ा टोला अभय गांव में घुसने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। ये लोग वहाँ पर जा कर के सिवाय माहौल ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रदेश के अंदर ज़मीनी विवाद को लेकर के अक्सर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यह बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ। चाहे विरोधी दल की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, किसी ने ईमानदारी पूर्वक जमीनी विवाद को हल करने की कोशिश नहीं की। एक छोटे से विवाद को निपटारा करने के लिए वर्षों लग जा रहे हैं। इसके कारण क्या है, इसके तह में भी जाना होगा। जिला प्रशासन यदि मुस्तैदी से जमीनी विवादों को मौके पर जाकर के सुलझाने का प्रयत्न करता तो निश्चित रूप से इस तरह की दुखद स्थितियां नहीं होती हैं। अभी भी लोगों के अंदर बड़ी ही भारी आक्रोश है। कब कहां पर ज्वालामुखी का रूप ले ले, भूकंप का रूप ले ले, ये कहा नहीं जा सकता है। लोग थक गए हैं एप्लीकेशन देते हुए, लोग थक गए हैं कचहरियों का चक्कर लगाते हुए। उनके सामने अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। न्याय पर लोगों का विश्वास घट रहा है। न्याय पर विश्वास घटने का ही परिणाम है जो इतनी बड़ी दुखद घटना घटी। यदि न्याय पर विश्वास होता तो निश्चित रूप से 5 लोगों की जानें नहीं जाती। न्याय पर विश्वास होता तो निश्चित रूप से यादव की हत्या नहीं होती। ये जो घटना घटी निश्चित रूप से न्याय पर अविश्वास पैदा करने के कारण घटित हुई। अब जातिगत नेता वहां पर पहुंचकर अपनी सुविधा अनुसार समस्या का समाधान कम उकसाने का प्रयत्न ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों का यह कहना कि उसने सरकारी ज़मीन, बंजर भूमि, वन विभाग की भूमि पर अपने मकान को बनवा रखा है, हो सकता है बनवा रखा हो, ये जांच का विषय वस्तु है। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके बीच में यह बात कहना चाहूँगा कि भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, भारत का कोई ऐसा कस्बा नहीं है, प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है, प्रदेश का कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां पर सरकारी ज़मीनों का अतिक्रमण न हुआ हो। अतिक्रमण कौन किया? जो वहाँ का सामर्थ्यशाली रहा।
जो वहाँ का प्रभावशाली रहा। आज भी प्रदेश के अंदर बहुत सी जमीनों पर प्रभावशाली लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार वहीं पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर रही है जहां पर असहज स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सरकार को बड़े व्यापक पैमाने पर सभी ग्राम सभा की जमीनों का पुनः नए सिरे से पैमाइश कराना होगा, चाहे तालाब की बात हो, चाहे खाद गड्ढे की बात हो, चाहे ग्राम समाज की बात हो, चाहे वो बंजर भूमि की बात हो। क्योंकि एक व्यक्ति पर आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक के लोग जो है डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार की गंगा सदैव शिखर से उठ निकलती है और नीचे पायदान तक पहुंचती है। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यह बात कह सकता हूं कि किसी भी छोटे कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि वो 1 रुपया घूस मांग ले, यदि उस ऑफिस के अंदर बड़ा कर्मचारी घूस में इन्वॉल्व न हो तो। यदि छोटा कर्मचारी घूस ले रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर बैठा हुआ शीर्ष अधिकारी उस घूसखोरी में संलिप्त है, उसकी हिस्सेदारी तय है, इसलिए वो घूस ले रहा है। वर्तमान समय में चाहे वो केंद्र सरकार का विभाग हो, चाहे प्रदेश सरकार का विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो घूस की महामारी से अछूता हो। भ्रष्टाचार अब अपनी चरम को छू रहा है। दूसरी तरफ ये जो सामाजिक समस्या है, जो सामाजिक अपराध हो रहा है, आज लोग दुख की घड़ी में दोनों शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंच रहे हैं। ये सभी लोग इस महापाप के भी दोषी हैं। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहूँगा, हो सकता है हमारी बातों से कुछ लोग सहमत न हों। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि साधु दुबे ने अपनी संपूर्ण जमीन को यादव को बेच दिया और बेचने के बाद भी उनके घर पर बराबर रहता था। वर्तमान समय में ये पता चला है कि साधु दुबे गुजरात के किसी शहर में रह रहा है। प्रशासन ने अभी उनको ला करके सबके बीच में खड़ा नहीं किया कि क्या वजह था, क्या कारण था जिसके कारण आपने अपनी संपूर्ण जमीन यादव को बेच दिया। दूसरी बात, इस जमीन की कुछ घंटे की बात है, रजिस्ट्री विभाग से निकलवा करके ये देखा जा सकता था कि कितने में ये जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। यदि गलत तरीके से पैसा अर्जित किया गया, उस पैसे से खरीदा गया, तो केवल प्रेमचंद यादव ही दोषी नहीं है। उसके अंदर वो सभी कर्मचारी, वो सभी लोग दोषी हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति पैदा करने में इनका सहयोग किया। क्योंकि घूस की हिस्सेदारी कोई अकेला व्यक्ति नहीं खा सकता है, सबकी हिस्सेदारी तय रहती है। वर्तमान समय में सरकार को बड़ी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा, आपसी वैमनस्यता को कम करना होगा, नहीं तो विदेशी ताकतों का जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में एक दूरियां पैदा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसको रोकना होगा। जल्द से जल्द सरकार SIT की गठन करे, CBI की जांच की व्यवस्था करे, नहीं तो CBI की जांच की व्यवस्था करे। जिस भूमि पर मकान बना है, क्या वास्तव में सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, या चूँकि मकान बने हुए हैं, दोनों लोग पीड़ित हैं, दोनों के बच्चे माइनर हैं, यदि सरकारी ज़मीन पर ही मकान बना हुआ है तो क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि उस भूमि के एवज में दूसरे जगह पर प्रेमचंद के परिवारों से भूमि ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है?
उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था भी सुनने को मिल रही है। मकान गिराना किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि कहीं पर यादव जी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं, कहीं बाबू साहब ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, कहीं पर पंडित जी कब्जा किए हुए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। जिसके बगल में, जिसके पहुंच में, जिसकी क्षमता में रहा है, सभी लोगों ने सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर रखा है। सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण से सरकार जल्द से जल्द मुक्त कराए, पोखरे को मुक्त कराए और बेलगाम अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाए। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पोर्टल पर, देश के अंदर प्रधानमंत्री के पोर्टल पर लाखों शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन निस्तारण की गति बहुत ही धीमी है और लोग उस निस्तारण से संतुष्ट नहीं हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को कई शिकायतें भेजी। सहारा के संबंध में अनेकों शिकायतों भेजा गया। आज सहारा के जमाकर्ता अपने पैसे के लिए तड़प रहे हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सरकार और सेबी के बीच में वो झूम रहे हैं। कहीं भी इस बिंदु को भी लेकर के असहजता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार इस गलतफहमी में न रहे। माननीय गृह मंत्री ने सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया, लेकिन वह केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। जमा लोगों ने लाखों रुपए किया है और 10,000 की बात हो रही है। आज 90 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन 10,000 भी रुपए किसी को नहीं मिल रही है। सहारा केवल उसके अंदर डिफिशियंसी की बात कह करके मामले को टाल रहा है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश है। ये आने वाले चुनाव में सरकार के लिए असहजता पैदा करेंगी। विधायक, लोकसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य पेंशन लेगा, पुराना पेंशन लेगा। 30 साल, 20 साल, 22 साल तक सेवा करने वाला कर्मचारी पेंशन से वंचित रहेगा। ये नहीं चलेगा, किसी भी कीमत में नहीं चलेगा। यदि सरकार इन बिंदुओं पर भी यदि कारगर कार्रवाई नहीं की, पुरानी पेंशन की तरफ वापस नहीं आई, तो निश्चित रूप से जितना सुखद परिणाम पिछले चुनाव में आया था वो आने वाला नहीं है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो बधुआ मजदूर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट का काम करना होगा। जमीनी विवाद को प्राथमिकता से हल करने के लिए सचिव, प्रमुख सचिव, डीआईजी, आईजी, कप्तान, सीओ, थानेदार, सिपाही, लेखपाल चुन करके जिन गांवों में सबसे ज़्यादा विवाद है वहां पर कैंप लगा करके समस्याओं का समाधान करना होगा। बहुत से छोटे मुकदमे, ज़मीनी विवाद निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। जनता के अंदर एक खुशहाली आएगी। इन्हीं सब बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता था, जो रख रहा हूं। फिर भी मैं भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, इसकी वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। ये वीडियो मैं अलग से आपके बीच में रखूंगा। धन्यवाद।